नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिस्कशन चल रही है। बात करें तो उसी सीरीज में बात करें तो हम सभी इस प्रैक्टिस सेशन को देखने वाले हैं जो आप सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और किस आधार पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इसकी हम सभी व्याख्या करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए थे। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। दोस्त, तो आप सभी की बात करें तो हिंदी की जो इंडिविजुअल क्लास है वह चल रही है। आप सभी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं, 1 साल की वैधता के साथ है, 130 प्लस घंटे की क्लास है और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्त, तो हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, पढ़ेंगे दोस्त और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। कारा की कथन आपसे पूछ रहा है कि बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते हैं, अगर वह अस्वस्थ और अल्पपोषित हैं तो तर्क कर रहा है कि विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। क्या कर रहा है? परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। कर सही विकल्प चुने। कर ए और बी, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता एक ही। कर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता एक ही, या फिर ए सही है या लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत है। जी, इसमें से बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। दोस्त, बताएंगे इसमें से क्या करेक्ट हो सकता है। ध्यान देंगे, पहले बात को सुनेंगे। कहते बच्चे सही ढंग से सीख नहीं पाते अगर अस्वस्थ और अल्पपोषित हैं। तो आप जानते हैं, ये बात तो सही है, अगर बच्चा अस्वस्थ है, अल्पपोषित है तो ऑटोमेटिक है वह बच्चा सीख नहीं पाएगा। वह सही तरीके से जिस जैसा सीखना चाहिए, लर्निंग करना चाहिए, उस तरह का माहौल उसे नहीं मिल पाएगा। तो यह तो बात सही है जो कथन कर रहा है। तर्क भी क्या कर रहा है कि विकास के सभी जो आयाम हैं वह परस्पर क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे शारीरिक विकास संज्ञान विकास को प्रभावित करता है, या तो बात सही है। जैसे मान लिया अगर शारीरिक विकास डिस्टर्ब बच्चा कर रहा है तो संज्ञान विकास डिस्टर्ब होगा, बच्चे के साथ साथ उसके साथ साथ संवेगात्मक विकास भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए क्या कर रहा है, तर्क और कथन क्या है, दोनों राइट है। तर्क भी सही है और कथन भी राइट है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, सेकंड नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। कह रहा कि निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। कह रहा एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो आप बताएंगे विकास का कौन सा सिद्धांत इस पर अप्लाई हो रहा है। कह रहा विकास क्रमबद्ध होता है, करा कि विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है, तरह विकास अव्यवस्थित होता है, या विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। जिसमें से बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से करेक्ट होगा। कारण निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। बात करेंगे आप तो इसमें से कह एक बच्ची जो खड़ा होने के पहले क्या कर रही है, चलने से पहले खड़ा होना सीख रही है। एकदम बात है, अगर चलने से पहले खड़ा होना सीख रही है और बोलने से पहले बड़बड़ाना, तो यह विकास के कौन सा सिद्धांत है, वह विकास के क्रमबद्ध का सिद्धांत है, जिसे क्रमबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। या बात करें जिसे क्रम जब तक एक क्रम जब तक विकसित नहीं हो जाएगा तो दूसरा जो है बच्चे का विकास उस पर डिपेंड होता है। तो जैसे आप जानते हैं क्रमबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रम विकास का क्रम सिर से पैर की तरफ होता है। जब आप सिर से पैर की तरफ कह रहा तो इसका मतलब है शीर्षगामी का बात करता तो बात मान जाते। शीर्षगामी का सिद्धांत अगर यहाँ पर होता तो हम बात मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास अव्यवस्थित होता है तो आप जानते हैं विकास क्या है, व्यवस्थित प्रक्रिया है। कर विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है तो आप जानते हैं या कहता है अधोगामी का सिद्धांत। लेकिन मुझे बात करें जो हमसे पूछ रहा है वह पूछ रहा है एक क्रमबद्ध की बात कर रहा है, क्रमबद्धता की बात कर रहा है। खड़ा होने के पहले बात करें जो चलने के पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना, तो ऐसा क्रम को फॉलो कर रही है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन और पढ़ेंगे, बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट होगा। करेक्ट कथन ए, बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं।
करा सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनिश्चित तरीके से होती है। करा विकल्प सही विकल्प चुने। करा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता ए की, या फिर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत है। ध्यान देंगे दोस्त, बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है सोशलाइजेशन चैप्टर से, सोशलाइजेशन चैप्टर से है जिसे हम जानते हैं समाजीकरण। और बात किया जाए यहां से बात करें सोशलाइजेशन चैप्टर की बात करें तो हर बार आप सभी से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ऐसे भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो पूछा ही गया है। तो आप ध्यान देंगे, अगर आप इस प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से अटेंड करते हैं, सीखते रहते हैं, तो इससे से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी किस आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और कैसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो कह रहा है कि बच्चे अपने समाज से जो ये सारी जानकारी हैं, कौशल है, मूल्य है, रीति रिवाज है, केवल करा औपचारिक कारक से। दोस्त इसमें जो सारी चीजें जानकारी की बात कर रहा है सिर्फ औपचारिक कारक से ही नहीं सीखता है और उसके साथ साथ अनौपचारिक कारक से भी सीखता है। बच्चा ये सारी चीजें जो सीख रहा है या अनौपचारिक बात करें, औपचारिक के साथ अनौपचारिक भी सीखता है। जैसे औपचारिक तो कह ही रहा, उसके साथ साथ अनौपचारिक कारकों से भी सीखता है बच्चा, तो इस बात को भी ध्यान देंगे। जैसे अनौपचारिक कारक हो गया, जैसे बच्चे का पास पड़ोस, बच्चे की बात करें बच्चे का घर परिवार, तो एक तरीके से बच्चे का अनौपचारिक कारक है, लेकिन आपसे सिर्फ कह रहा है कि सिर्फ वह औपचारिक कारक से ही इन सारी चीजों को सीखता है, तो दोनों चीजों से सीखता है, इसलिए यहाँ आपका कथन हो जाएगा गलत। फिर कहा समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। तो आप जानते हैं समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है और सुनियोजित तरीके से चलती है, ऐसी बात नहीं है। समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया नहीं है, आपका यह भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह भी गलत होगा। राइट आंसर क्या होगा दोस्त? वह राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समाजीकरण एक सरल रैखिक प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है, तो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 4th नंबर। जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञान विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं? वातावरण से अंतःक्रिया करके, या अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके, या फिर दूसरों का अनुसरण करके, या फिर इनामों की प्रत्याशा करके। ध्यान देंगे दोस्त, जीन पियाजे की जब आप बात करते हैं तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत कहलाता है वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा जो बच्चा सीखता है वह बच्चा वातावरण से क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। वातावरण से क्या करता है? अंतःक्रिया करता है, और अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। इसलिए बात करें जब वातावरण से अंतःक्रिया करता है, इसका मतलब है ऑटोमेटिक है, वह बच्चा खुद से अंतःक्रिया करेगा, एनवायरनमेंट से अंतःक्रिया करता है और फिर अपने ज्ञान का सृजन कर लेता है। तो इसी बात की बात कर रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह वातावरण से अंतःक्रिया करता है और ज्ञान का सृजन करता है। अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखना, यह कहते हैं वाइगोत्स्की। कौन कहता है? वाइगोत्स्की कहते हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? उनका मानना था कि MKO, एक शब्द है MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, दूसरा ज्ञान, बात करें जो मोर अधिक जानकार दूसरा, जिसे हम जानते हैं, या वाइगोत्स्की का शब्द है, तो हम मुझे जीन पियाजे से पूछ रहा है इसलिए हमारा हो नहीं पाएगा, या बी ऑप्शन हो नहीं सकता है। कर दूसरों का अनुसरण करना, ऐसा बात करता व्यवहारवाद, तो संज्ञानवाद ऐसा नहीं कहता। कर इनामों की प्रत्याशा करना, तो इनामों की प्रत्याशा करना, यह भी व्यवहारवाद बात करता है। तो 4th का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5th नंबर के लिए, और बताएंगे क्या इसमें से राइट हो सकता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रिया कर सकती हैं? वह परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। संवेदी चालक, या फिर पूर्व संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या अमूर्त संक्रियात्मक। ध्यान देंगे दोस्त, तो आप जानते हैं संवेदी चालक का जो एज उन्होंने बताया वह 0 से 2 वर्ष बताया था। और बात करें पूर्व संक्रियात्मक की तो 2 से 7 की एज को उन्होंने बताया। पर मूर्त की बात करें तो 7 से 11 को बताया। और फिर बात करें जब अमूर्त की बात करें तो 11 से 15 को बताया। बात करेंगे इस बात को हम ध्यान देंगे, किसमें आपसे पूछ रहा परिकल्पनात्मक निगमनात्मक जो सोच
होता है वह बच्चे के चौथे स्टेज में डेवलप होता है। मतलब 11 से 15 साल की एज में बच्चा जब जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, बच्चे का परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच विकसित होती है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह डी ऑप्शन राइट होगा, जिसे हम जानते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, और डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा राइट होगा। कल लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है, करा कि सांस्कृतिक उपकरण या फिर परिपक्वता या सजा या अनुकूलन। ध्यान देंगे जो वाइगोत्स्की थे उनका मतलब था, उनका सिद्धांत ही था सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। मतलब उनका सिद्धांत क्या कहलाता है, उनका सिद्धांत ही क्या कहलाता है, सोशल कल्चरल थ्योरी के नाम से भी बोली जाती है। बात करेंगे उनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत में उनके जो महत्वपूर्ण जो शब्द था वह सांस्कृतिक उपकरण ही था। राइट आंसर क्या होगा, वह कल्चर टूल्स ही था, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट होगा। परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता की बात जानते हैं, जीन पियाजे करते हैं, कहते हैं कि जीन पियाजे जब बच्चा परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसमें डेवलप हो जाएंगे जो उसका गुण है। सजा और अनुकूलन ये तो हो नहीं सकता, राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार आपसे पूछ रहा है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 7 नंबर के लिए और बताएंगे क्या राइट होगा। जीन पियाजे के लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत में प्रमुख अंतर क्या है। मतलब आपसे पूछ रहा है जीन पियाजे और फिर बात कर लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या अंतर था। कह रहा है कि पियाजे के संज्ञान विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया तो आप जानते हैं, अभी आप समझिए, पहले क्वेश्चंस पढ़ लें। कह रहा वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया है। कह रहा वाइगोत्स्की ने संज्ञान विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल देता है। या फिर कह रहा कि पियाजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्चे खुद से और दूसरों की मदद से क्या कर सकती है। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट होगा। जब आप बात करते हैं इनमें दोनों में मैं अंतर की बात कर रहा हूं, तो आप जानते हैं पियाजे का जो संज्ञान विकास का सिद्धांत है उसमें उन्होंने परिपक्वता को जोड़ दिया है, उन्होंने विचार को जोड़ दिया है, न कि भाषा को। और भाषा को जोड़ देने वाले कौन है, वह वाइगोत्स्की हैं। इसलिए आपका यह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या इसलिए आपका पहला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर भाषा है तो वाइगोत्स्की है, लेकिन अगर विचार होता तो बात बन जाती। इसलिए राइट आंसर हो नहीं सकता ए ऑप्शन। क्या वाइगोत्स्की ने सीखने की वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। बात करें वह सांस्कृतिक उपकरण को माना है, या भी बात गलत हो जाएगी, बी ऑप्शन नहीं होगा। सी में वाइगोत्स्की ने संज्ञान विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया, तो आप जानते हैं कल्चर को ज्यादा महत्व दिया है किसने, वाइगोत्स्की ने, और उनका सिद्धांत ही कहलाता है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह सी ऑप्शन होगा। पियाजे ने इस पर बल दिया कि बच्ची खुद से या दूसरों की मदद से क्या कर सकती है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा था। और ऐसा कहने वाला कौन था, वाइगोत्स्की थे। इसलिए ना डी होगा, ना बी होगा, ना ए होगा, और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चंस पढ़ते चले, व्याख्या को जितना बेहतरीन सीखेंगे वही आपका एक्सप्लेनेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 8 नंबर के लिए। कैरोल गिल्गन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार कैसा है, या फिर जबकि बात करा जबकि स्त्रियों का नैतिकता का आधार कैसा होता है। करें न्याय और देखभाल, या फिर देखभाल न्याय, या फिर भलाई या त्याग या भलाई। मैं बात करूंगा, पहले आपको यहां पर फिल करना है, पहले पुरुष के आधार पर फिल करना, फिर आपको स्त्रियों के आधार पर फिल करना है। तो आप जानते हैं जो कैरोल गिल्गन ने कहा, लॉरेंस कोलबर्ग का आलोचना किया था नैतिक विकास के सिद्धांत की, तो सबसे पहले जो आलोचना किया था कैरोल गिल्गन ने ही किया था। मोरल डेवलपमेंट जो थ्योरी कोलबर्ग के द्वारा दी गई है, उसका विरोध सबसे पहले कौन किया था, वह करने वाले थे कैरोल गिल्गन ही थे। तो उन्होंने जो पुरुषों की नैतिकता का आधार बताया, वह क्या बताया, उन्होंने न्याय बताया। क्या बताया, उन्होंने न्याय बताया। और जो महिलाओं की नैतिकता का आधार बताया, वह बताया था भैया देखभाल बताया था। इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, वह राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, वह ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, अगले क्वेश्चन की आप बात करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन और पढ़ने का प्रयास करेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार या अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो इस बात को आपको ढूंढना है कौन सा इसमें से राइट होगा। फिर बात करा बुद्धि का प्रकार, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बुद्धि का प्रकार आपको यहां कॉमन है, यहां भी बुद्धि का प्रकार है, यहां बुद्धि का प्रकार है, बुद्धि का प्रकार है, तो यहां तक कुछ दिक्कत तो नहीं है, सेम है। अब हम बात करें कला भाषाई बुद्धि, तो भाषाई बुद्धि है, यहाँ स्थानिक बुद्धि है, यहाँ शारीरिक गतिकी बुद्धि है, यहाँ प्राकृतिक बुद्धि है। तो आप जानते हैं ये सारी बुद्धियों की बात कौन करता है, हार्वर्ड गार्डनर ही करते हैं। अब आपको मिलाना है क्या भाषाई बुद्धि का लेखपाल से मिलेगा। देखिए ये जो अंतः स्थित अनुपालन संभावना है, इसमें भी अंतः स्थित अनुपालन संभावना है, और इसमें बात करें अंतः स्थित अनुपालन संभावना है तो बात सही है, इसमें भी कह रहा है कि अंतः स्थित अनुपालन संभावना, तो इसका मतलब ये सारी चीजें सेम है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ढूंढना क्या भाषिक बुद्धि लेखपाल में पाई जाती है क्या, फिर कह रहा स्थानिक बुद्धि क्या वास्तुकार में पाई जाती है, या शारीरिक की गतिकी बुद्धि आपकी संवेदनात्मक में पाई जाती है, या प्राकृतिक बात करें वह शिक्षक में पाई जाती है। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चंस पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतरीन सीखेंगे। तो आप जानते हैं जो भाषाई बुद्धि पाई जाती है वह कवियों में पाया जाएगा, जो राजनेता में पाया जाता है, जो अपने बातों में अपने भाषा में आपको लपेट लेते हैं, अपने भाषा में फंसा देते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। लेकिन लेखपाल में क्या होगा, लेखपाल भी स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी, जब उसको स्थान का पता होगा तभी तो वह चीजें कर पाएगा, इसलिए स्थानिक बुद्धि में लेखपाल में पाई जाएगी, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन हो नहीं सकता है। फिर कह रहा बुद्धि का प्रकार, तो स्थानिक बुद्धि किस में पाई जाएगी, स्थानिक बुद्धि में बात करें तो वास्तुकार में पाई जाएगी। जैसे वास्तुकार का बात करें तो उसकी स्थिति क्या होगी, जो वस्तु बना रहा है वो जिसकी स्थान की वजह से कोई स्थान पर क्या फीड करना है। जैसे वास्तुकार का बात करें, जैसे हमारा चित्र बनाना है उसको, तो वह कैसे बनाएगा, अगर कान को पैर पे लगा दिया तो हम सेट होंगे नहीं होंगे। जहां पर जो इंसान की जो मनुष्य है उसका जहां जहां जो भी नाक है, कान है, मुंह है, जहां जहां जो भी आकार दिया गया भगवान के ईश्वर के द्वारा, अगर वैसा स्थान बनाएगा तो ही उसमें बुद्धि पाई जाएगी। इसलिए आप जानते हैं जो स्थानिक बुद्धि है वह वास्तुकार में पाई जाएगी। करा शारीरिक गति की तो ऐसा करा संवेदनात्मक में पाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, यह भी नहीं होगा। करा प्राकृतिक बुद्धि आप जानते हैं माली में पाया जाएगा, जो प्रकृति से लगाव करते, जीव जंतुओं से लगाव करते, उसमें पाई जाएगी। करा शिक्षक में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, वह राइट आंसर हो जाएगा आपका जो राइट आंसर होगा दोस्त वह हो जाएगा बी ऑप्शन राइट होगा। क्या 9th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन जितना अच्छे से सीखेंगे वही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वही क्या है महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता किस पर जोर देती है। करा बच्चों को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, मतलब एनईपी जो एनईपी 2020 है वह बहुभाषिकता क्या कहता है, बहुभाषिकता का अर्थ क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा। को बच्चों के सीखने में रुकावट की तरह देखती है, ऐसा नहीं देखती, रुकावट नहीं देखती। को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, एकदम पूंजी के रूप में देखती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में, ऐसे नहीं सरलता के रूप में, जटिलता के रूप में नहीं देखती है। यहाँ पर सरलता होता तो बात मान जाती, लेकिन लिखा क्या है, जटिलता लिखा है, तो इसलिए हमारा हो नहीं सकता। सी ऑप्शन भी नहीं होगा। करा की समावेशी कक्षा में शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है, तो अवरोध के रूप में नहीं देखती है, वह सरलता के रूप में देखती है, मतलब उसमें रुकावट की तरह नहीं देखेगी, इसलिए राइट ऑप्शन यह भी नहीं होगा। और करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। बहुभाषिकता का मतलब होता है वह क्लास की पूंजी के रूप में देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन 11 नंबर के लिए, और बताएंगे क्या राइट होगा। कह कि एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन क्या है। इवैल्यूएशन क्या है, किसमें, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात कर रहा है। करा कि कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, कर लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, कर बिल्कुल नहीं किया जाता है, को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। तो आप जानते हैं मूल्यांकन को क्या माना जाता है बाल केंद्रित क्लासरूम में, तो मूल्यांकन को माना जाता है दोस्त वह सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है, ना कि बात करें वह परीक्षाओं के लिए किया जाता है। सिर्फ मूल्यांकन परीक्षाओं के लिए नहीं होता है, बात करें वह मूल्यांकन किस बात की होती है, और सीखने की एक प्रक्रिया, आप कैसे सीख रहे हैं, आपको कितना
सिखाना है, जब आप सीख रहे हैं तो कितना गलतियां कर रहे हैं, कहां आपको सुधारना है, कहां आपको सही डायरेक्शन में ले जाना है, इसका उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। मूल्यांकन का ऐसा कार्य होता है ना कि मूल्यांकन का कार्य यह है कि आपने पेपर में जो आपका पेपर हुआ, जो परीक्षाएं हुई, उसका आपने कितना स्कोर किया, उसको मूल्यांकित करके आपको बता दे, ऐसा नहीं उसका उद्देश्य होता है। इसलिए आपका ए ऑप्शन नहीं होगा और बी ऑप्शन भी नहीं होगा। और बात करें एकदम बिल्कुल नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा में बाल केंद्रित जो क्लासरूम है उसको किस रूप में की जाती है, मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा, वह डी ऑप्शन राइट होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 12 नंबर के लिए, बताएंगे क्या राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है। करा रटकर सीखना, करा पाठचर्या मूल्यांकन का मानकीकरण, या करा प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, या फिर करा संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठचर्या। जी आप बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चंस पढ़ ले और फिर बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्त और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, करा रटकर सीखना, रटकर सीखना, तो आपका रटकर सीखना तो एकदम गलत है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बच्चे पिछड़ा है, उसकी अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है, ध्यान देंगे। पाठचर्या मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं, देखिए मानकीकरण नहीं, यहाँ पर लचीलापन होता तो हमारी बात बन जाती, ऐसा प्रस्तावना करती है। लचीलापन की बात करता है, लेकिन या तो होगा नहीं क्योंकि मानकीकरण दिया है। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, भाई जब आर्थिक रूप से वह वंचित है, सामाजिक रूप से वंचित है, तो ऐसा प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण तो होगा नहीं, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। और बात करें राइट आंसर क्या होगा, वह होगा संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठचर्या होना चाहिए। मीनिंगफुल उसकी क्या होनी चाहिए, स्लेब कैरिकुलम होना चाहिए। कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, वह मीनिंगफुल होना चाहिए। राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 13 नंबर के लिए, जी बताएंगे क्या राइट होगा। करा माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज्यादा हाथ खड़े करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करनी चाहिए। क्या स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है, या स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं है, या फिर क्या विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती हैं व उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता, या बच्चों के संदर्भ का वह खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। तो आप बताएं इसमें से क्या राइट हो सकता है। 13 नंबर के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है और बताने का प्रयास करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देकर कि यह देखा गया है माध्यमिक स्तर पर कई बार जो देखा है, कई कक्षाओं में देखा गया कि लड़के ज्यादा करके क्या उत्तर देते हैं, हाथ खड़े करते हैं लड़कियों की तुलना में। तो ऐसा क्या होगा, करा कि स्वीकारना चाहिए, ऐसा स्वीकारना नहीं चाहिए। करा शिक्षिका को क्या करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए क्या कि नहीं ऐसा सही है, नहीं ऐसा सही नहीं, स्वीकारना नहीं चाहिए। करा कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा क्या है क्या। अगर ऐसे ज्यादा बुद्धिमान होते तो आप जानते हैं जो आईएएस में टॉपर लगातार आ रही हैं, लड़कियां ही टॉप कर रही हैं। तो अगर बुद्धिमान ज्यादा लड़के होते तो फिर लड़के टॉप करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जानते हैं आपका गलत हो जाएगा। स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं होती है, एकदम होती भैया, ऐसा कुछ नहीं कह सकते नहीं होती है। विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती हैं। देखिए जन्मजात जो जेंडर भिन्नताएं और जन्मजात नहीं होती हैं, करे उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। करे बच्चों के संदर्भ का वह खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। और राइट आंसर क्या होगा, वह हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चंस पढ़ते चले, सीखते चले, एक्सप्लेनेशन को जितना अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, वही आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे 14 नंबर के लिए, बताएंगे कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है। कारण प्रगतिशील क्लासरूम की, प्रगतिशील का प्रोग्रेसिव जो क्लास की बात कर रहा है, कौन सा ऐसा है जो परिभाषित करेगा और परीक्षाओं के लिए सीखना, या फिर करा अनुभवात्मक अधिगम पर बल, या करा गैर संदर्भित पाठचर्या, या शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अब जानते हैं जो प्रगतिशील क्लासरूम कहती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहती है, वह कहती है परीक्षाओं के लिए सीखना नहीं, ऐसा नहीं है परीक्षाओं के लिए हम सीखेंगे। करा कि अनुभवात्मक अधिगम पर बल देती है, जो होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, जो पढ़े, जो हम पढ़ रहे हैं, जो लर्निंग कर रहे हैं
वह अनुभवात्मक हो, एक्सपेरिमेंटल हो, तो हम उस पर जोर देती है जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। अगर गैर संदर्भित पाठचर्या, अगर संदर्भित होता तो बात बनती, तो गैर संदर्भित हो गया, तो करेक्ट गैर संदर्भित पाठचर्या होनी चाहिए क्या? ऐसा कुछ नहीं, संदर्भित पाठचर्या होता तो बात बनती, इसलिए गलत है। करेक्ट शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं भैया, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होती तो बात बनती, लेकिन इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को सीखें, जितना बेहतर हो सके उतना आप सीखते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 15 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है? अपने क्षेत्रों में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर कर पाते हैं और क्यों? नागरिक अधिकार अधिनियम कि 1964 क्या प्रस्तावित करता है कि भारत में कितने राज्य हैं, या विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? कि ध्यान देंगे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करती है? ध्यान दें, जिसमें आपको ज्यादा, जैसे ध्यान दें, विश्लेषण का मतलब है टुकड़े टुकड़े में, मतलब जैसे तोड़ के चीजें बताएं, एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं, बेहतर करने, जितना आप बेहतर कर सके उतना बेहतर करके बताएं। मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक की बात कर रहा है, कौशल का आकलन कौन करेगा? तो उच्चतर, आपके पास कितना ज्यादा उच्च कौशल है, कितना ज्यादा आपके पास संज्ञानात्मक कौशल है, इसका व्याख्या कौन कर पाएगा? वह कर पाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अंतर, क्या अंतर ऐसा बता पाते हैं और क्यों? ऐसा मतलब आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, ज्यादा बतानी पड़ेगी, ज्यादा सिखाना पड़ेगा, और क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। और बात किया जाए तो निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के पर आप जब चर्चा करेंगे तो फिर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। लेकिन कह रहे नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करती है? बस एक लाइन का आंसर होगा, तो ऐसे उच्च संज्ञानात्मक का आकलन, कौशल का आकलन नहीं हो सकता, इससे बी ऑप्शन से नहीं हो पाएगा। लेकिन ए ऑप्शन से अगर ज्यादा, जितना आप बेहतर व्याख्या देंगे, जितना ज्यादा आप उस पर व्याख्या देंगे, वैसा क्या होगा, आपको पता चल पाएगा, दूसरे को पता चल पाएगा कि उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल इनके पास है। और इसलिए राइट आंसर क्या होगा? वह ए होगा। भारत में कितने राज्य हैं? आप जानते हैं भारत में कितने राज्य हैं? अगर सीधा बता देंगे 28 राज्य हैं तो फिर गलत हो जाएगा। गलत होने का मतलब सही तो है, लेकिन आप एक सेंटेंस में उसका जवाब दे सकते हैं, एक सेंटेंस में जवाब दे सकते हैं। अगर विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं तो आप सीधा बता देंगे ऐसे यह प्रक्रिया है, तो फिर आपको ज्यादा उच्च संज्ञानात्मक जो कौशल का आकलन नहीं हो पाएगा ए ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी के सामने ये यूपी त्रिवेश एससी की जो पेट की 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, नया बैच प्रारंभ है। आप सभी 50% डिस्काउंट के साथ क्लास में जुड़ सकते हैं। नया बैच है, एकदम प्रारंभ हो चुकी है, और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। और एकदम जानिए, आप जानते हैं कि कल 1 अगस्त को बात करें, 1 अगस्त 2023 को क्या हुआ? 1 अगस्त 2023 की बात करें, आपका नोटिफिकेशन आ गया, और इसलिए आप लोग इस बैच में ज्वाइन होकर के अपने स्कोर को अच्छे मेंटेन कर सकते हैं। बात किया जाए, आप जानते हैं कि एप्लीकेशन जो है या 1/8/2023 से हो चुका। लास्ट डेट की बात करें तो 30/8 है, और फिर वह लास्ट जो फीस पेमेंट करने का वह भी 30/8/2023 है। तो पूरी तरीके से आपको पता है, ये सारी चीजें हैं, इसलिए आप इसमें बैच में जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 16 नंबर के लिए। कह रहा कि सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के लिए प्रतिकूल है? प्रतिकूल है मतलब अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल की बात कर रहा है। कौन सा? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया था, उसके प्रतिकूल की बात कर रहा है। परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, या विद्यार्थियों की जरूरत पूरी करने हेतु लिपि की सुविधा, या पर दूसरे और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता, या व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन, कैसा प्रतिकूल है?
प्रतिकूल की बात करा दोस्त, तो अनुकूल की बात आपसे कर नहीं रहा है, अनुकूल की बात आपसे कर नहीं रहा है। तो इसमें से क्या राइट होगा, क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और बताएंगे क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं परीक्षा पत्र की पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, ये सारी चीजें आपके प्रतिकूल नहीं अनुकूल है, लेकिन इसमें सी ऑप्शन जो होगा दूसरे और तीसरे भाषा के संबंधी कोर्सों को जो बाध्यता हो गई या उनके लिए एक प्रतिकूल हो गया, और राइट आंसर क्या होगा, वह सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे 17 नंबर के लिए। विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधा है। गतिविधियों में कई तरह से संलग्न होना, या फिर कई तरह से राय की अभिव्यक्ति, या कई तरीके से विद्यार्थियों का नामीकरण और क्रमीकरण, या कई तरीकों से सूचना का प्रतिनिधित्व। ध्यान देंगे विद्यार्थियों को सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधा है। इसका मतलब आपसे निगेटिव पूछ रहा है, ऐसा कोई सेंटेंस होगा जो निगेटिविटी इसमें पैदा कर रही होगा सीखने की प्रक्रिया में। तो बात करेंगे गतिविधियों में कई तरह के संलग्न होना, तो जब गतिविधियों में संलग्न होंगे आप जुड़ेंगे तो इससे है कि मतलब आप सीख रहे हैं, तो या तो सही है आपका, लेकिन कई तरह से राय अभिव्यक्त करना, मतलब कई तरीके से आप अपने अभिव्यक्ति को राय दे रहे हैं, कई तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो इसका मतलब सही है। तो सीख में कई तरीके से आप उसको विविध जरूरतों को पूरा तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि कई तरीके से विद्यार्थियों का नामीकरण करेंगे और क्रमीकरण करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नामीकरण क्रमीकरण कर जैसे आप करें तो इसका मतलब है कि आप कोई एक आधार देना चाह रहे हैं कि बच्चा इतने पर है, बच्चे का जो रैंक है इतना है, एक नाम पर दे रहे हैं कि फर्स्ट है सेकंड है, इस तरह से आप नामीकरण करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपका यह गलत है, यही इसीलिए राइट होगा। कई तरीके से सूचना का प्रतिनिधित्व करना, तो या तो बात सही है, लेकिन आपका जो राइट होगा वह सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि आपसे नेगेटिव ऑप्शन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और संविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करता है। गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, उत्साह वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य। ध्यान देंगे कि वह कौन सा क्षमता है जो सीधे संचार कौशल और संविष्ट करने की को प्रभावित करता है। जब बात करते हैं गुणज कौशल की जब बात करते हैं दोस्त, तो गुणज कौशल क्या कहलाता है, वह डिस्कैलकुलिया कहलाता है, गणना संबंधी होता तो बात बनती, इसलिए आप हो नहीं सकता। कल लेखन वैकल्य, जब लिखने में आपको दिक्कत हो तो इसका मतलब डिस्ग्राफिया होता, अगर डिस्ग्राफिया है तो लिखने में दिक्कत होती, तो लिखने से आपसे नहीं पूछ रहा है। उत्साह वैकल्य, ऐसा कुछ उत्साह वैकल्य होता नहीं। राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, जब आप में सीधे संचार कौशल और संतृष्ट करने की क्षमता प्रभावित हो रही है, इसका मतलब है गति समन्वय वैकल्य आप में है। राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। जिसे डिस बात करें, जिसे हम जानते हैं दोस्त क्या कहते हैं, उसे दोस्त क्या कहते हैं, उसे डिस्पैक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पैक्सिया के नाम से जानते हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे, 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेखन वैकल्य वाले मतलब है लिखने में दिक्कत है बच्चे को, वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए या महत्वपूर्ण है कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर, लैपटॉप का उपयोग की अनुमति दे, या फिर कर मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करें, या फिर कर सादे और अनियमित कागज पन्नों का लिखना अनिवार्य करें, या फिर कर दिए गए कार्य का पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करें। तो लिखने में दिक्कत है, मतलब जब लिखने में दिक्कत हो तो लिखने वाली संबंधी अगर कार्य होंगी तो इसका मतलब गलत होगा। कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर, लैपटॉप उपयोग की अनुमति देना। क्वेश्चंस पढ़ ले और फिर बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट हो सकता है। ध्यान दें, मूल्यांकन के लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करें। जब दोस्त उसे लिखने में ही दिक्कत है तो लिखने जैसा कार्य करेंगे क्या, नहीं कर सकते, बी ऑप्शन नहीं होगा। करा कि इसमें कागज पन्नों पर लिखना अनिवार्य करें। भैया जब उसे लिखने में ही दिक्कत है तो फिर कैसा मूल्यांकन कर सकते हैं, तो दिक्कत तो उसे पहले ही पता है आपको, इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। करा कि दिए गए कार्य का पूरा करने के लिए अटल समय देना, अटल समय नहीं देना है आपका, तो आपका डी ऑप्शन हो नहीं सकता, ए ऑप्शन होगा, क्योंकि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर, लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दे देना। मतलब जब उसे लिखने में दिक्कत है तो रिकॉर्ड कर लेगा, जो उसे बोलना है, जो उसे लिखना है वह बोल करके किसी रिकॉर्ड में कर देगा, और रिकॉर्डिंग जब कर देगा तो उसे सुना देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे
20 नंबर के लिए बताएंगे, कर निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। आपसे पूछ रहा है कौन सा क्रिएटिविटी जो बालक होते हैं उसमें से कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है। कर उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है, एकदम होता है। आपसे निगेटिव बात कर रहा है, कर वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, बात सही है, राइट है। कर उनमें नई विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, भैया कम नहीं होती है, उनमें अधिक होती है, नए विषयों को सीखने के लिए अधिक होती है। अगर कम होती तो फिर बात ये देखिए, कम होने से यही सेंटेंस आपका गलत है, और गलत है इसीलिए आपका राइट हो जाएगा। कर वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ आते हैं, एकदम सही है, इसलिए आपका ए भी सही है, बी भी और डी भी। तो आपसे निगेटिव पूछ रहा था, निगेटिव ऑप्शन कौन सा होगा, वह सी ऑप्शन होगा, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि जिज्ञासा कम नहीं होती, उनकी अधिक होती है, और सेंटेंस लिखा है उल्टा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 21 नंबर के लिए, और बताएंगे क्या राइट होगा। कर माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करनी चाहिए। कर अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहे, या फिर करा अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों पर केंद्रित करें, या फिर कक्षा में अधिगमकर्ताओं की विविधता को अनदेखा करें, या अगर मूल्यांकन के केवल एक मानकीकृत तरीके का उपयोग करें। अब बताएंगे इसमें से क्या हो सकता है। माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करनी चाहिए, आप देखें और पढ़ें और फिर बताएं क्या राइट होगा, क्या राइट आंसर हो सकता है। आप सभी इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और फिर बताने का प्रयास करें, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कर अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि वालों पर केंद्रित करें। ये सब बच्चों को आप जानते हैं, सभी बच्चों पर हमें केंद्रित करना है, क्योंकि समावेशी क्लासरूम है। समावेशी क्लासरूम अगर शिक्षक है तो उसे बच्चे को समावेशी क्लासरूम है, और क्लासरूम जब समावेशी है तो शिक्षक को क्या करना है, शिक्षक को समान रूप, जब शिक्षक समान रूप से अगर नहीं देख रहा है बच्चों को, शिक्षक को क्या करना है, समान रूप से बच्चों को देखना है, समान रूप से जब बच्चे को देखेगा तो वही एक अच्छा टीचर है, अदरवाइज वह टीचर बनने योग्य है ही नहीं। तो इसलिए बात करेंगे आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। करा अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि वालों पर केंद्रित करें, जो ज्यादा अंक पाते हैं, जो ज्यादा बेटर करते हैं क्लासरूम में, उस पर हमेशा टीचर अपने जो बात किया जाए मुख्य रूप से ध्यान देगा, ऐसा नहीं, आपका बी हो नहीं सकता। कर कक्षा में अधिगमकर्ताओं की विविधता को अनदेखा करें, भैया अनदेखा नहीं करें, देखा करें, उसको देखे, पढ़े, समझे, उसका सम्मान करें। अगर सम्मान होता, विविधता का सम्मान होता तो बात बन जाती, लेकिन इसमें अनदेखा करने की बात करा तो उसको सम्मान करने की जरूरत है। कर मूल्यांकन के केवल एक मानकीकृत तरीका, तो केवल तो ऐसे गलत है, और मानकीकृत होने से एकदम गलत हो गया। अगर लचीलापन होता, केवल नहीं होता, कल मूल्यांकन के एक लचीलापन तरीके का उपयोग करें तो बात हमारी बन जाती। अगर यहां पर केवल तो वैसे गलत हो गया, अगर यहां पर लचीलापन हो जाता, लचीलापन होता तो हमारी बात बन जाती, लेकिन यहां पर लिखा सेंटेंस गलत, इसलिए राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन। अधिगमकर्ताओं की जरूरत आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें, अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें, ऐसा शिक्षक का होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन होगा। 22 नंबर के लिए जी बताएंगे क्या होगा, कथन को पढ़ेंगे और फिर तर्क के माध्यम से आप बताएंगे क्या राइट होगा। करा कथन करा किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों का विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कर तर्क क्या दे रहा है, कर गैर उदाहरण किसी संप्रत्यय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं दोस्त, आप जानते क्या है, करा कि अभिकथन की बात करा, किसी क्वेश्चन पढ़ ले, करा ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक ही, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, या फिर ए सही है और लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर बताएंगे क्या राइट होगा। क्वेश्चंस आप लोग पढ़ें और फिर बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट होगा। क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान देंगे। करा किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों का विचार मंथन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब अलग देखिए, या आपका राइट होगा, क्यों, क्योंकि जब संप्रत्यय कोई कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर रहे हैं, कोई चीज पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, पढ़ाते समय एक शिक्षिका को क्या करना है, विपरीत जो दृष्टांत है, दृष्टांत का मतलब क्या होता है, जो विपरीत उदाहरण है, विपरीत उदाहरण है, और जो उदाहरण है उससे जो रियल उदाहरण है और जो विपरीत उदाहरण है, दोनों पर क्या करना है, विचार मंथन करने के लिए क्या करना चाहिए,
प्रोत्साहित करना चाहिए, या तो बात सही हो रहा है। लेकिन कारक गैर उदाहरण, बात करें कारक गैर उदाहरण जो होता है वह किसी प्रकार की संप्रत्यय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाता है भैया, वह भूमिका निभाता है कभी कभी जो गैर उदाहरण है उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, कारक कोई भूमिका नहीं निभाता। अगर कार्यता की भूमिका निभाता है तो बात बन जाती, लेकिन आपका जो कथन है वह तो सही है, तर्क लेकिन गलत है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा दोस्त वह राइट होगा जाएगा आपका सी ऑप्शन। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। 22 का राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के लिए, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए, ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्न में से क्या करनी चाहिए? उनकी विफलता को अपमानजनक और शर्मनाक माने, इन विद्यार्थियों को निष्कासित करे और उन्हें एक विशेष विद्यालय में जाने का सुझाव दें। भविष्य के प्रयासों में उनसे सफलता की बहुत कम उम्मीद रखें, या विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया का एक भाग के रूप में देखें। ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करनी चाहिए? बच्चे आप देखिए, बहुत से बच्चे हैं जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। क्या शिक्षिका को आप देखिए, आप शिक्षक हैं, एक शिक्षिका हैं, तो आपको किस नजरिए से देखना है? अगर कोई बच्चा विफल हो रहा है तो आप किस नजरिए से देखेंगे? कि उनकी विफलता को अपमानजनक, भैया अपमानजनक तरीके से ना देखिए, शर्मनाक करा कि ऐसा कुछ नहीं, अपमानजनक और शर्मनाक नहीं हो गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन विद्यार्थियों को निष्कासित करें और करा कि एक विशेष विद्यालय में जाने को लेकर कहें भैया देखिए तुम फेल हो गए, तुम विफल हो गए, इसलिए तुमको हम निकाल रहे हैं अपने विद्यालय से, तुम जाओ किसी विशेष विद्यालय में। ऐसा कहेंगे क्या? नहीं कह सकते हैं। आपको उनको फिर से अच्छे से समझाना, सिखाना है और फिर से उनको उनके डेवलप करना, उनका विकास करना, और जिससे वो चीजें अच्छी तरीके से कर पाए। बात करें बी ऑप्शन नहीं होगा ना, ए ऑप्शन होगा। भविष्य के प्रयासों में उनकी सफलता की बहुत कम उम्मीद रखें। भैया उम्मीद ऐसा नहीं है जो बच्चा शुरुआत में फेल होता। कभी कभी आपने देखा है कि बहुत से व्यक्ति हैं जो आईएएस में बात करें, जो व्यक्ति 10 में 12 में जो फेल हो जाते हैं लेकिन बाद में आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करें। सफलता की बहुत कम उम्मीद रखें, ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते हैं। बहुत से आप देखे होंगे जब बच्चा 8 में होता, 9th में होता, 10th में होता है तो बच्चा कभी कभी फेल हो जाता है, कई बार फेल होता है। आपने सुना होगा बहुत से लोगों की आईएएस की, जो व्यक्ति हैं जो आईएएस बने हैं, उनकी कहानियां जब आप सुनते हैं तो सोचते हैं कि फेल भी हुआ बाद में लेकिन सफल हो गया। लेकिन उसकी निरंतरता थी, उन व्यक्ति की निरंतरता थी, उन्होंने अपने ऊपर मेहनत किया, लर्निंग किया, सीखा, कुछ करने की कोशिश थी, कुछ उसमें इंटरनल मोटिवेट थे, वो भीतर से उन्हें कुछ करना था, जीवन में आगे बढ़ना था, इसलिए उन्होंने कुछ कर पाए। तो इसलिए बहुत कम उम्मीद रखनी चाहिए, एकदम गलत है। कि विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया का एक भाग के रूप में देखें, एकदम बात करें। आपका राइट आंसर क्या होगा? वह राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को सीखते चलें, समझते चलें, और जितना अच्छे से आप सीखेंगे वही दोस्त आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही आपके लिए क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम सभी। 23 नंबर के लिए बताएं क्या राइट होगा। एक शिक्षिका बताएंगे, एक शिक्षिका की बात कर रहा है, कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा? एक केक कैसे तैयार किया जाता है? ऊबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुलित करें? आयतन की गणना का सूत्र क्या होगा? गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया क्या होगी? घोषणात्मक ज्ञान का मतलब होता है कि आप ध्यान दें, घोषणात्मक ज्ञान का मतलब होगा दोस्त जो वन लाइनर हो, मतलब एक सेंटेंस में आप चीजों को बता दें। जो भी एक सेंटेंस में कोई चीज आप जानकारी दे दें। जैसे आपसे पूछा गया भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत की जो ऐसे कुछ प्रश्न रहे, तो इसका मतलब है घोषणात्मक ज्ञान की बात आपका आकलन करने की कोशिश कर रहा है। एक केक कैसे तैयार किया जाता है, तो इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होंगी, बहुत तरीके से आपको बताना पड़ेगा, इसलिए या तो हो नहीं सकता। ऊबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुलित करें, तो आपको बताना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, तो बी भी नहीं होगा। आयतन की गणना का सूत्र, आयतन का जैसे
बात करें जैसे आयतन का पूछा गया, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन का परिमाप क्या होता है, तो आप जानते हैं सीधा बताएंगे आयतन का जो क्षेत्रफल है उसे बता देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सीधा बता देंगे क्षेत्रफल। तो ऐसा क्या गणना करने के लिए आयतन की बात करें, उसका चाहे क्षेत्रफल हो या उसका बात करें उसका परिमाप हो, तो सीधा आप सूत्र बताएंगे तो राइट हो जाएगा। इसलिए क्या होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह सी ऑप्शन राइट होगा। लेकिन क्या गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, मिट्टी को कैसे डेवलप करें, मिट्टी को कैसे बनाए जो गेहूं के रोपण हो सके, तो उसमें सारी चीजें आपको व्याख्यात्मक रूप से बतानी पड़ेगी। तो आपका इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, करा कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा। क्रम मूल्यांकन या प्रबोधन या फिर योजना बनाना या रटकर याद करना। कर अधिसंज्ञान विकास का सुसाध्य करना चाहता है, इसमें से कौन सा सहायक नहीं हो सकता है, कौन सा इसमें से सहायक नहीं हो सकता है, ऐसा आपसे क्या करा है, ऐसा आपसे दोस्त क्या करा है, पूछ रहा है। तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है, आप बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताएंगे बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसमें से क्या राइट होगा, बेहतरीन क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट होगा। तो आप जानते हैं मूल्यांकन तो उसका उद्देश्य भी सहायक होगा, या तो सही है, प्रबोधन भी सही होगा, योजना बनाना भी सही होगा, लेकिन रट कर याद करना या क्या है दोस्त, उसमें सुसाध्य नहीं होगा। और राइट आंसर क्या होगा, वो डी ऑप्शन होगा। क्योंकि आप जानते हैं डी, जैसे रट कर याद करना ही शब्द अपने आप में निगेटिव है और निगेटिव ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि आपसे कहा सहायक नहीं है। जब सहायक नहीं है तो इसका मतलब निगेटिव है और निगेटिव ऑप्शन आपको ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 26 नंबर के लिए, बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार से निर्दिष्ट करता है। करा कि अव्यवस्थित और एक तरफा, करा कि स्वभावहीन और पृथक, करा पारस्परिक और सक्रिय, कर निष्क्रिय और निर्भर। तो आप जानते हैं अव्यवस्थित और एक तरफा नहीं करता है संरचनावादी दृष्टिकोण, तो ऐसा नहीं होगा। करा स्वभावहीन और पृथक, तो पृथक भी नहीं करता है, स्वभावहीन की बात नहीं करता, स्वभाव की बात करता है। करा कि निष्क्रिय और निर्भरता, तो सक्रिय की बात करता है, ऐसा नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। लेकिन राइट क्या होगा, पारस्परिक और सक्रियता की बात करता है। कौन सा, संरचनावादी दृष्टिकोण। संरचनावादी जो दृष्टिकोण है वह किसकी व्याख्या करता दोस्त, पारस्परिकता और सक्रियता पर जोर देता। राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 27 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों में बाधा डाल सकता है। तो आपसे कहा कि कौन सा ऐसा होगा जो बाधा डाल सकता है, इसका मतलब निगेटिव ऑप्शन कौन सा होगा। तो समस्या को समझने के लिए स्कीमा संरचना को सक्रिय करना। चलिए, कह कि समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। कह किसी समस्या को प्रस्तुत करने के एक निर्दिष्ट तरीकों पर अटल जाना। कह कि समस्या के संभावित समाधानों का पहचान करना। क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जानते हैं कि आपसे कहा कि समस्या समाधान में कौन सा बाधा डाल सकता है। तो आप जानते हैं स्कीमा संरचना में सक्रियता अगर होगी तो राइट है। क्या समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी, इसका मतलब सही है, अगर अप्रासंगिक होता तो गलत होता, लेकिन प्रासंगिक जानकारी तो बात सही है। करा कि किसी समस्या को प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट तरीकों पर अटल रहना या गलत हो जाएगा। अटल से ही क्या हो गया, अगर टल होता, अटल हो के जहां टल होता मतलब उसमें चेंजेबल होता, अगर परिवर्तन कर सकता था, एक निर्देशित तरीकों को परिवर्तनशील होता तो बात बन जाती। लेकिन इसमें करा अटल की बात कर रहा है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन राइट होगा। और जानते समस्या के संभावित समाधानों की पहचान करना एक समस्या समाधान का या कौशल है। समस्या समाधान अगर कोई चीज कर रहे हैं तो इसमें अगर आप किसी तरीके से कई तरीके से सोच रहे हैं, इसके मतलब है कि आप में समस्या समाधान की कौशल डेवलप हो चुकी है। बात करेंगे 28 नंबर के लिए, क्या राइट होगा। कर कि संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार से देखते हैं। जो संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण हैं उनकी भ्रांतियों को किस प्रकार हम देखते हैं। पूरी तरीके से महत्वहीन और फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक बाधा सीखते हैं, या फिर आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में पाए जाने वाले उच्च क्रम के अधिसंज्ञानात्मक कौशल, कह सहज विचार और समझ को व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभवों में निहित, या फिर तंत्रिका संबंधी कमी और पठन वैकल्य का पहचान लक्षण। बताएंगे क्या हो सकता है 28 नंबर के लिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और फिर बताएंगे क्या राइट हो सकता है।
क्वेश्चंस दोस्त पढ़ लेंगे और फिर बताएंगे क्या राइट हो सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं करेक्ट पूरी तरीके से महत्वहीन है, एकदम गलत। महत्व होता तो बात होती, महत्वहीन है ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक बाधा है, भैया बाधा नहीं साधक है। एक साधक होता तो बाधक नहीं, साधक होता तो बात बन जाती। इसलिए आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। करा कि आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में पाए जाने वाले उच्च क्रम के अधिसंज्ञानात्मक कौशल सिर्फ भैया सिर्फ उच्च क्रम के जो करा कि समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस रूप में देखते हैं, इस रूप में नहीं देखते हैं। करा सहज विचार और समझ को सहज विचार और समझ को व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभव को निहित है, तो यही आपका राइट होगा। और फिर कहा कि यहाँ पर पहचान करना, पहचान लक्षण जो पठन वैकल्य है, इसका मतलब है जो डिसलेक्सिया है उसकी बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा। करा प्रदर्शन परिहार लक्ष्य, प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है। क्या गतिविधि का आनंद, या फिर करा असफल होने का डर, या सफलता की आशा, या फिर करा गर्व की आशा। करा कि प्रदर्शन परिहार, प्रदर्शन परिहार की बात करा, किसकी बात करा, प्रदर्शन परिहार की बात करा, तो आप बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। जो परफॉर्मेंस एडवाइडेंस की बात कर रहा है, तो आप बता रहा प्रदर्शन कर परफॉर्मेंस की बात करा, कौन की तरफ होना चाहिए, ध्यान देंगे। कर गतिविधियों में गतिविधि का आनंद, तो या तो सही है। करा लक्ष्य रखने में विद्यार्थियों को का निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित रहता है, तो आप ध्यान जब आप प्रदर्शन करते हैं तो आपका ध्यान किस पर आता है, तो गतिविधियों का आनंद में रहता है क्या, नहीं। आप असफल होने का डर पे रहता है, किस पे रहता है, असफल होने का डर पर रहता है, सफलता की आशा पे तो नहीं रहता है। बात करें आपका राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन राइट होगा। ध्यान देंगे। तीसरा नंबर, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्य में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा। बाहरी गैर नियंत्रणीय, करा कि बाहरी स्थिर या आंतरिक स्थिर, या फिर आंतरिक नियंत्रणीय। बताएंगे क्या होगा। किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों पर वृद्धि कर पाएगा। कौन सा होगा, जो बच्चों को देखिए जब कार्य की कौन सा होगा, तो आप जानते हैं भविष्य में विद्यार्थियों की जो प्रेरणा होगी वह कैसी होगी, आंतरिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, आंतरिक मोटिवेट हो। आंतरिक प्रेरणा की बात करा, आंतरिक प्रेरणा की बात करता है। बात करें इंटरनल मोटिवेट की बात करता है, इंटरनल मोटिवेशन की बात करता है, तो आपका आंतरिक भी होगा, बाहरी तो होगा नहीं, या तो गलत हो जाएगा, वैसे भी या भी गलत हो जाएगा। अब करा दो हमारा आंतरिक, दो आंतरिक सी और डी बचा। अब फिर करा कि और समरूपी कार्य में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा। करा स्थिर रहेगा, क्या पाएगा, नहीं। करा नियंत्रित रहेगा, तो बात हो जाएगी। राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, वह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब आप लोग इंटरनल मोटिवेशन हो रहे होगी आप में, तो आप क्या होंगे, तो आप चीजों को सही तरीके से सीख पाएंगे। तो आंतरिक सिर्फ दो में है, सी और डी में है, इसलिए आंतरिक वाला तो आपका एक तो सी और डी हो सकता है, कौन सा होगा। फिर कहा कि कौन सी वृद्धि में विकास करेगा, जब आप स्थिर रहेंगे तो भी नहीं हो सकता। आप नियंत्रित रहेंगे अपने काम के प्रति, आप अपने काम के प्रति क्या रहेंगे, सजग रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको कितने टाइम में उस चीजों को प्राप्ति कर लेनी है। जब आप उस पर क्या नियंत्रित होंगे तो सही तरीके से कर पाएंगे। जब आप सेल्फ मोटिवेट होंगे, मतलब आप इंटरनल मोटिवेट होंगे तो कर पाएंगे। और जब आप नियंत्रित होंगे तो ऑटोमेटिक चीजों को जो आप चाहते हैं, जो लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको मिलेगी। जैसे बात किया जाए, जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसको पास होना है, वह जब तक इंटरनल मोटिवेट नहीं रहेंगे, जब तक उन्हें क्या बात करें नियंत्रण नहीं रहेगा कि हाँ उन्हें पढ़ना है, उनको सीखना, अच्छे स्कोर लाना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। राइट आंसर होगा, इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्त। तो दोस्त आप सभी के सामने यह 30 क्वेश्चन थे, तो आप जानते हैं कि 30 क्वेश्चन ही आपके सभी के पेपर में आते हैं। बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन सिखाया गया, समझाया गया, आप सभी ने बहुत अच्छे से सीखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी सेशन को शुरुआत में शेयर कर दिया करें और क्लास को बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत रुचिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप व्याख्या को सुना करें। जितना आप व्याख्या को सुनेंगे वही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और आपके पेपर के लिए हेल्पफुल भी होगा दोस्त। तो आप सभी
इस प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से वॉच करें, समझे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था। अगली क्लास में मिलेंगे। आप सभी जब क्लास एंड हो जाती है एक बार आप जा करके कमेंट बॉक्स में जा करके एक कमेंट कर दिया करें, जैसा भी आप सभी को सेशन के बारे में अच्छा लगता है, जो भी लगता है आप एक बार जा करके कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय जरूर दिया करें। आप सभी के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार होता है कि बच्चे लोग ने क्या कहा है, क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।